हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये प्रॉब्लम है मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की, जिसको इंटेस्टिनल मैल अब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि मिडिल एज जो मेन होते हैं, खाना खाने के बाद बहुत देर तक उनको भारीपन महसूस होता है, बहुत देर तक उनको खाना वहीं का वहीं पड़ा हुआ महसूस होता है। भारीपन के साथ साथ उनको गैस बहुत बनती है और बहुत देर तक उनको भूख नहीं लगती है। अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद भी उनके शरीर में वो ताकत नहीं रहती है या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बार बार होती रहती है। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे हर 6 महीने के बाद विटामिन B12 का इंजेक्शन लेना पड़ता है, मुझे हर 6 महीने के बाद विटामिन D की टैबलेट्स खानी पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। सब कुछ मैं खा रहा हूँ, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, फिर भी मेरे शरीर में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा खाने के बाद भी उनका वेट अच्छा नहीं होता है, उनके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आती रहती है। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मतलब एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के 3 पार्ट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सबसे पहला पार्ट है कि आपने खाना खाया, आपकी फूड पाइप से पेट में गया, पेट के अंदर जो एसिड होता है खाने को अच्छे फाइन पार्टिकल्स उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको आपकी आंतों में भेजता है, इंटेस्टाइन में भेजता है। पेट के अंदर न्यूट्रिशन लेने का कोई भी काम नहीं होता, वो सिर्फ खाने को टुकड़े टुकड़े में और सॉफ्ट करके उसको वहां तोड़ करके आगे भेज देता है। अब इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशली छोटी आंत में मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन का। जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने खाए हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, फैट लिया है, आपने एक ग्लास दूध पिया है, बटर खाया है तो फैट गया है, आपने प्रोटीन्स लिए हैं, तो ये सारा काम आपकी जो छोटी आंत है वो डिसाइड करेगी कि क्या क्या चीजें आपकी जो न्यूट्रिशन आपने लिया उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो मुझे पचानी है। उसके बाद वो उसको आगे भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो न्यूट्रिशंस आपके सारे के सारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद खत्म हो चुके होते हैं। वहां पर सिर्फ आपका जो पानी का अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है और उसके बाद वो आगे जाकर के रेक्टम में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपकी आंत की, छोटी आंत की। छोटी आंत के अंदर आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफिशियंट हो जाता है। कारण क्या होता है इसका? कारण क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है आंतों की, आपने देखा होगा कि जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप होती है, पाइप के अंदर की जो लेयर है जिसको म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जानते हैं हम, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसके कारण वो सही से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। अब इसके कारण आपको सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो ये मैल अब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। तो जनरल जो होता है यानी कुछ भी आपने खाया तो आपको पचेगा नहीं, वो जनरल होता है, जो कि IBD में देखा जाता है यानी क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखा जाता है। दूसरा होता है सिलिक डिजीज। इन तीनों कंडीशन में मैल अब्जॉर्प्शन सभी चीजों के लिए होगा, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स खा लें, चाहे आप फैट ले लें, चाहे प्रोटीन ले लें, प्रॉब्लम आपको आएगी। कुछ होते हैं स्पेसिफिक मैल अब्जॉर्प्शंस, जैसे कि अगर आपने एक रोटी खाई है, चावल खाया है, तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट मैल अब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में आता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे बताते हैं जैसे मैंने खाना खाया मुझे एकदम गैस बन जाती है, पेट में भारीपन आने लगता है और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। स्पेशली वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, खाना खाने के बाद तो उनकी हालत ही खराब हो जाती है, वो बैठ नहीं पाते हैं, लगता है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टहलते रहें, फ्लेटस पास करके थोड़ा बहुत उनका रिलीव होता है, लेकिन फिर से उतनी ही गैस बन जाती है। तो जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्प्शन वाली चीजें नहीं हो पाती हैं तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो कि जाना नहीं चाहिए बड़ी आंतों में, मैंने बताया कि सारे एब्जॉर्प्शन आपके छोटी आंतों में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां नहीं हो पाया तो आगे भेजा जाता है, उसको आगे आपकी बड़ी आंतों में जाता है। अब क्योंकि बड़ी आंतों में कोई एब्जॉर्प्शन वाली फैसिलिटी नहीं होती है, सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वो बनाया गया है, लेकिन आपके कार्बोहाइड्रेट वहां पर चले गए। अब वहां पे क्या होता है कि जो वहां पे जो भी भाई उनके पास जो भी सुविधा होगी उसके हिसाब से वो काम करेंगे, तो वो उस बैक्टीरिया वहां पे होते हैं उसको और ब्रेक डाउन करते हैं और गैस और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए वो गैस में बदल जाता है और फैटी एसिड्स में बदल जाता है। अब वो फैटी एसिड्स आपके स्टूल में चले जाएंगे और आपको फैटी स्टूल्स होंगे। अगर आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाया है तो ज्यादा गैस बनेगी, फैट कम रहेगा। अगर आपने ज्यादा फैटी फूड खाया है तो ज्यादा फैटी स्टूल आएगा।
सिमिलरली फैटी स्टूल जो अगर आपने फैट खाया है, बटर खाया है, घी खाया है, मिठाई खाई है, कुछ ऐसा खाया है, उसके बाद क्या होता है, अगेन छोटी आंतों में कोई ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, बड़ी आंतों में जाएगा, और बड़ी आंतों वही वाले बैक्टीरिया बैठे हुए जो कार्बोहाइड्रेट को खराब कर रहे थे, तो ये भी आपके पेट में गैस बनाएंगे और फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर आपको जो स्टूल्स पास होंगे वो बहुत ज्यादा फैट वाले होंगे, बहुत ज्यादा उसमें फ्रोदी स्टूल्स होंगे। पेशेंट कई बार बताते हैं कितनी बार फ्लश करने के बाद भी स्टूल्स फ्लश आउट नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत हल्के हो जाते हैं, उसमें फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फैटी स्टूल्स, जिसको हम स्टिटोरिया बोलते हैं, मेडिकली स्टिटोरिया इज ए कंडीशन जिसमें आपके फैट में नॉर्मल, जिसमें आपके स्टूल में नॉर्मल से ज्यादा फैट्स आ रहे हैं। एंड अगर आपको स्टिटोरिया हो रहा है मतलब आपको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है, आपके फैट्स बाहर चले जा रहे हैं। आपको इवन फैट रिच अगर आप वाइटामिन लेते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के अगर आपकी शरीर में जाता है तो वो भी निकल जाएगा, उसका भी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। साथ के साथ अगर आप कोई भी मिनरल्स ले रहे हैं, कोई भी विटामिन ले रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, तो वो आगे चला जाएगा। थर्ड कैटेगरी आती है प्रोटीन मैल अब्जॉर्प्शन की। वैसे प्रोटीन मैल अब्जॉर्प्शन कम देखा जाता है, सबसे ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन वाला तब देखा जाता है जब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। कुछ लोग होते हैं जिनको शुरू से ही ये आप इनको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो उन केसेस में ये प्रोटीन मैल अब्जॉर्प्शन देखा जाता है। बेसिकली ज्यादातर पॉपुलेशन में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मैल अब्जॉर्प्शन देखा जाता है। कई लोगों को बाइल मैल अब्जॉर्प्शन होता है, यानी बाइल बहुत ज्यादा उनको बनता है, पित्त बहुत ज्यादा बनता है, और स्पेशली अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है तभी भी वो बाइल मैल अब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है। तो उन केसेस में भी ये मैल अब्जॉर्प्शन और डिफिशियंसी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। पहली चीज ये है कि आप कभी भी खाना खाएंगे, खाना बहुत डिस्कम्फर्ट देगा आपको। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पेट फूलना शुरू कर देगा। डिस्टेंशन पेट की बहुत ज्यादा हो जाएगी। पेट में गैस वाला पेन होगा। गैस वाला पेन मतलब कहीं भी यहाँ पे पिंच हो रहा है, कभी यहाँ पे पिंच हो रहा है। आपको पेट से हिला करके गैस निकालने की कोशिश करेंगे, आप डकारे लेंगे, आप फ्लेटस पास करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ बहुत ज्यादा आपको नाउजिया जैसा फील होगा, उल्टी जैसा मन करेगा। इसके अलावा फैटी स्टूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। अगर आपको बहुत लंबे समय से क्रॉनिकली फैटी स्टूल्स आ रहे हैं तो जरूर आपको मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये 4-5 चीजें हैं। खाने के बाद आपको बस लगता है थोड़ी देर लेट जाऊं, थोड़ी देर मैं टहलकदमी कर लूं, गैस पास हो जाए, लेकिन गैस है कि रुकती नहीं है, लगातार बनती रहती है। तो अगर खाना खाने के बाद ये कंडीशन रहती है तो मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा का सिम्टम आपको दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा। सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो हमेशा डाउन रहेगा। सब कुछ खाने के बाद भी आपका वेट लॉस होता रहेगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहेगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आएगी। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनके अंदर ये सिंड्रोम रहते हैं तो उनकी हाइट, उनका वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी रहती है, फटीक बहुत ज्यादा रहता है। सब कुछ खाते हैं, फिट रहते हैं, कोशिश करते हैं लाइफस्टाइल अच्छा रखें, लेकिन शरीर में जो चीज आप ले रहे हैं नहीं लग रहा है, तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर जो आईज में प्रॉब्लम आने लगती है, जो विजन है वो कमजोर होने लगता है, विटामिन ए की कमी होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और बहुत सारे और जैसे बहुत से लोगों के अंदर स्पेशली महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म अगर आपको मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रहता है तब आपको हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। अगर आप लंबे समय से फैटी स्टूल्स फेस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं, शरीर में ताकत की कमी आ रही है, लगता है कि सब कुछ खा के भी मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, स्टूल टेस्ट कराएंगे फैट के लिए, और साथ के साथ अगर कुछ और इंडिकेशंस आपको मिलते हैं तो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट में ये है, क्योंकि आपको पता लग जाता है ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद गैस ज्यादा बनती है, तो उसकी मात्रा को कम कर दें। तो आप खाने को लिमिट कर दें, थोड़े थोड़े पोर्शन में खाना खाएं, स्ट्रेस को मैनेज करें, खाना खाने के बाद चहलकदमी जरूर करें, खाना खाने के साथ पानी को थोड़ा डिस्टेंस रखें, थोड़ा दूर रखें, खाने में बैलेंस डाइट लें, और बाहर की जो पैकेज चीजें हैं वो नहीं लें, और
ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ में प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको सीबो की प्रॉब्लम है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो गया है जिसके कारण अगर गैस ज़्यादा बढ़ रही है, तब आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, उसमें आपको मदद कर सकता है। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो मैटर करती है इसमें बहुत ज़्यादा। अगर हम दवाइयों की बात करें तो ये दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव हैं जो आपके एसिमिलेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहली दवा जो ऐसे केसेस में दी जाती है वो है सैलिशिया। सैलिशिया एक ऐसी दवा है जिसकी शुरुआत में ही हमें पढ़ते हैं कि ये दवा दी जाती है जब आपकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। डाइजेशन का वो पार्ट जब आप न्यूट्रिशन लेने का समय आता है, भाई आपने वहां पे पचा लिया, आपने खाने को चबा लिया अच्छे से, खाना वहां पे पेट में आकर ठीक रहा, लेकिन जब आपको न्यूट्रिशन का टाइम आया तब बिल्कुल फेल हो गया, आप वो वैसे का वैसा बाहर निकल गया। तो ऐसे केस में सैलिशिया इज अ वंडरफुल रेमेडी। दूसरी जो दवा ऐसे केसेस में काम आती है वो है थूजा। अगर प्रॉब्लम सीबो के कारण आ रही है, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तब आप सीबो के लिए थूजा मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर लैक्टिक एसिड इंटॉलरेंस है तो लैक्टिक एसिड नाम से होम्योपैथिक दवा भी आती है, आप वो ले सकते हैं। सारी दवाइयां हैं, इनको लोअर पावर से स्टार्ट करनी है, 30 पावर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर से जब तक एंजाइम्स नहीं निकलेंगे तब तक आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो रही है तो पैंक्रियाटिनम नाम की दवा बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर बार बार टेस्ट कराने के बाद भी आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है, आपके सोडियम कमी रहती है, क्लोराइड्स रहते हैं गलत, या पोटेशियम की कमी रहती है, तो उस केस में आप नाइट्रोम्यूर ले सकते हैं। बहुत सी और दवाइयां, जैसे क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज एक स्पेसिफिक नहीं बल्कि एक जनरल मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, तो क्रॉन्स डिजीज में आप लाइकोपोडियम को ले सकते हैं। अगेन सिम्टम्स मैच होना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ दवाइयां हैं जो ये आप रेंडमली इन दवाइयों को सिम्टम्स के साथ आप मैच करके ले सकते हैं, बट इट्स बेस्ट कि आप डॉक्टर से मिलकर के पूरे केस टेकिंग दे करके ही ले, क्योंकि कितना भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं आपको जब लग नहीं रहा है तो लंबे समय के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, हड्डियां जल्दी कमजोर हो सकती हैं। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप सब लोग ले सकते हैं अगर आपको मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। इसके साथ बहुत सारे सिम्टम्स को मैच करने की जरूरत नहीं है, ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज्यादा क्लिनिकली इफेक्टिव रहा है। यह है कैरिका पपाया और हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर्स को आपको लेना है। कैरिका पपाया का जो मदर टिंचर होता है, ना सिर्फ जो लॉस्ट जो आपका न्यूट्रिशन रहा है, लॉस्ट जो मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के कारण जो प्रॉब्लम रही है, विटामिन ए, डी, ई, के की कमी रही है, आप कुछ भी अगर आप लाइक दूध या दूध से बनी चीजें खाते हैं वो आपको नहीं पचता है, या इन जनरल आपको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम रहती है, तब आप ले सकते हैं। और सिमिलरली जो हाइड्रेसिस नाम की दवा है वो आपके लिवर पे बहुत अच्छा काम करती है, बाइल के प्रोडक्शन को बेटर करती है, सो दैट एब्जॉर्प्शन आपकी बेटर हो पाए। तो ये दोनों दवाइयों को आपको लेना है क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में। तो 10 से 15 बूंदें मिलाकर के आधे गिलास पानी में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बाकी की जो दवाइयां मैंने पहले बताई हैं वो आप 30 पावर में ले सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपको ये दवाइयां नहीं सूट करें तो डॉक्टर की सलाह से ही लें, डॉक्टर की सलाह से आपको जल्दी इफेक्ट आएगा। अगर आप उसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जूम या फोन पर खुद से बुक कर सकते हैं। याद रखिए कि जूम पे आपकी जो कंसल्टेशन होती है बुधवार और शनिवार को होती है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गया है तो आप मुझे फॉलो कर ले, वहां पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। Thanks for watching.